Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. Already we have discussed life processes, control and coordination, and reproduction. After it, new chapter is heredity and evolutions. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस टर्म्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। दो सेक्शन हैं इस चैप्टर के, एक में अपन हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड में अपन इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अपन देखें कि एक पेरेंट्स है, जब वो प्रोजेनी करता है, प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा कैसे होता है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जब वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोजेनी पेरेंट्स के जैसी होती है, रिजेंबल्स टू देयर पेरेंट्स, बट नॉट ऑल टाइम, लेकिन हमेशा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम व्हेन वी सी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज रादर देन डिसिमिलरिटीज, यानी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें सिमिलरिटीज आपको ज़्यादा मिलेगी, वेरिएशंस बहुत कम मिलेगा, ठीक। लेकिन अपन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सिमिलरिटी होती है, लेकिन वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। रीजन क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही सिंगल सेल होती है, वो डिवाइड होती है और दो नई सेल्स बन जाती है। सम टाइम उसमें क्या हो जाता है, जब डीएनए की कॉपिंग होती है, जिसको आप रेप्लिकेशंस कहते हैं, उस डीएनए की कॉपिंग में क्या आती है, एरर आ जाती है। अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था ना, उसको एरर आ जाती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये डीएनए की कॉपिंग में जो एरर होता है उसको अपन जनरली म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है, तो जो प्रोजेनी बनती है उसके अंदर कैरेक्टर्स मेल से भी हैं और फीमेल से भी आते हैं, तो वेरिएशंस होना लाजमी है। एग्जैक्टली न तो मदर जैसा होता है, नहीं फादर जैसा होता है, दोनों के उसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, दोनों के जीन आते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज़्यादा आता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ध्यान से समझ लेना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कहां से कहां तक? फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो ट्रांसफर है ना कैरेक्टर्स का, वही आपका क्या है, हेरिडिटी है। अब अपन बात करें कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए तो इसमें मान लीजिए 2% वेरिएशंस आ गए टोटल कंपैरिजन सिमिलरिटीज के, यदि अपन रेफरेंस में बात करें, ठीक है। नेक्स्ट जब ये खुद पेरेंट्स बनेगा और ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा तो ये 2% तो वेरिएशन थे ही, ये 2% तो वेरिएशन उसमें है ही, उसमें और वेरिएशन आ गए, मान लीजिए 2% और आ गए, तो इसमें टोटल वेरिएशन कितने हो गए? 4% हो गए। तो ऐसे जो पुराने टाइम में जो वेरिएशंस आए हैं वो तो एक्यूमुलेट होते जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, और नए वेरिएशंस भी, वेरिएशन का मतलब चेंजेस, नए चेंजेस भी आते जाएंगे। ऐसे करते 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 लंबे समय बाद, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, वहाँ पे इतने ज़्यादा वेरिएशन आ जाएंगे कि वहाँ पे एक नई स्पीसीज बन जाएगी, जो पुराने टाइम में जो पेरेंट्स था, प्रोजेनी की जो स्पीसीज थी, उससे टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज बन जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, जिसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस का नाम देते हैं। बात समझ में आई? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, उसको अपन हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन इस हेरिडिटी के अंदर ही क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड टू जनरेशन एंड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल क्रिएट ए न्यू स्पीसीज, ये एक नई स्पीसीज बना देता है। तो ये पूरा ग्रेजुअल जो चेंजेस हो रहा है लॉन्ग टाइम के अंदर, उसी को अपन क्या करें, इवोल्यूशन कह रहे हैं। अब देखा जाए तो इवोल्यूशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है एक स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए। बोले क्यों? रीज़न ही इसका ये है बेटा कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट में अपने क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं।
यदि सारे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। और चेंज नहीं कर रहा तो आपने सुना होगा, आगे अपन पढ़ेंगे, डार्विन ने क्या रूल दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर सेलेक्ट करती है उसी को जो नेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। नेचर आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, नेचर के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो वेरिएशन इज एसेंशियल, यानी इवोल्यूशन जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है और एसेक्सुअल में नहीं होता है, क्योंकि वेरिएशंस वहाँ कम आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते हैं वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, उसको तैयार करते हैं उस स्पीसीज के अंदर रहने के लिए। एग्जाम्पल्स की यदि अपन बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ, अपन ने पहले भी इसको डिस्कस किया है। मान लीजिए एक कोई ये बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी है जो किसी एक वाटर बॉडी के अंदर रह रही है, एनवायरनमेंट में चेंजेज हुआ, इस एनवायरनमेंट में चेंजेज होने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, सडन इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सारी इस बैक्टीरिया की जो नंबर्स हैं ना इंडिविजुअल, वो सारे के सारे मर गए, लेकिन एक जो बैक्टीरिया है या अपन कॉलोनी अलग कह सकते हैं वो बच गया। इसका रीजन क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया, इवोल्यूशंस हो गया, इसके अंदर वेरिएशंस आ गए, एंड दैट वेरिएशंस वर हेल्पफुल फॉर द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जो बढ़ा है उसके अगेंस्ट में क्या था, बेटर था उसको, यानी उसके अंदर ऐसे वेरिएशंस आ गए, उन्होंने अपने चारों ओर एक थिक लेयर बना ली जो हाई टेम्परेचर के लिए क्या थी, रेजिस्ट थी। तो ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर गए और बाकी सारे के सारे मर गए। कहने का मीनिंग यही है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट विल नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। बात क्लियर है? ठीक है, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स थी। अब अपन हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स में अपन क्या स्टडी करते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ध्यान से सुनना, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें अपन हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। द वर्ड जेनेटिक्स इज गिवन बाय विलियम बेटसन, डब्ल्यू बेटसन कह सकते हैं, विलियम बेटसन कह सकते हैं। 1905 और 1906 लगभग आपको 1906 देखने को मिलेगा। 1906 के अंदर बेटसन ने ये नाम दिया था। जनरल इंफॉर्मेशन से हेरिडिटी अपन पढ़ चुके हैं। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। और इस पेरेंट्स टू प्रोजेनी में क्या आते हैं? लिटिल बिट वेरिएशंस आ जाते हैं। वेरिएशन यानी डिग्री ऑफ चेंजेस, यानी एक प्रोजेनी जो है वो अपने पेरेंट्स से कितना चेंज है, कितना वेरिएबल है, वही आपका वेरिएशंस है। ठीक है, अब एक टर्म्स और आएगी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है तो फिर लिखा ही क्यों है? इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म। इनहेरिटेंस क्या है? एक्चुअल में मैकेनिज्म है या फिर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? हेरिडिटी होता है। यानी मैकेनिज्म बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनहेरिटेंस। उसको अपन क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस है ना? बोलो फटाफट। ठीक है, अब इनहेरिटेंस होते हैं तो इसी का मीनिंग ये होता है कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होकर के प्रोजेनी के अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से पेरेंट्स और जो प्रोजेनी होते हैं वो एक दूसरे के रिजेंबल्स यानी एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट ही देगा, बेबी डॉग नहीं देगा, बेबी कैट नहीं देगा। बेबी डॉग जो डॉग है वो बेबी डॉग ही देगा, बेबी कैट नहीं देगा। कहने का मीनिंग ये है कि जो पेरेंट्स हैं उसके कैरेक्टर्स प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। मैकेनिज्म को इनहेरिटेंस मैकेनिज्म के थ्रू। अर्लियर टाइम की यदि अपन बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर क्या है कि पुरानी अर्लियर टाइम के अंदर जब एग्रीकल्चर अपन ने स्टार्ट कर दिया था उससे कुछ समय बाद में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको पता था कि ये जो वेरिएशंस, लिटिल बिट वेरिएशंस जो आ रहे हैं प्लांट्स के अंदर यदि अपन बात करें या फिर एनिमल्स के अंदर बात करें, तो ये जो वेरिएशंस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। वेरिएशन इज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छिपा हुआ है, लेकिन उनको इनहेरिटेंस के बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनको प्रोसेस ये पता था। तभी वो क्या करवाते थे, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवा करके एक नई सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स और प्लांट्स को बना लेते थे। याद है आपको साहिवाल काऊ जो पंजाब 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने, पंजाब के अंदर जो साहिवाल काउज है वो क्रॉसिंग करके ही तो बनाई है, बेटर क्वालिटी की बनाई है अपन ने। तो प्रोसेस मैकेनिज्म उनको नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इसमें इतने सारे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ अलग है, अलग यानी जो ये चैप्टर डिमांड कर रहा है। चैप्टर डिमांड किसकी कर रहा है? चैप्टर डिमांड कर रहा है मेंडल की। किसकी कर रहा है? मेंडल की कर रहा है। चलो फिर मेंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंडलिज्म अभी एक अपन स्टोरी बेस्ड प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, है ना, और पूरी जो मैकेनिज्म्स आगे अपन पढ़ेंगे ना उसको अपन स्टोरी बेस्ड प्रोसेस ही पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर हो, लेकिन कंसंट्रेट होकर के दिमाग को लगाना है, समझना है। मेंडलिज्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेंडल कौन है, क्या है। मेंडल कोई कुछ नहीं है, एक ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा बच्चा था, है ना। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1822 के लगभग याद रखें तो ठीक है, और 1884 के अंदर चले गए थे भाई साहब। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में रहते थे, फैमिली पीजेंट्स थी, किसान थे पापा, गरीब परिवार से थे। पढ़ाई स्टार्ट किया, कॉलेज में गए, फेल हो गए, लेकिन फिर भी अपने अंदर जो इच्छा थी, जो जील थी, जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, उनको नहीं मरने दिया। वो क्या कर गए, वहाँ पे एक चर्च था, चर्च में आ गए और क्या बन गए, बोलिए छोड़ छाड़ के दुनियादारी, मॉन्क में चली, है ना, मॉन्क बन गए। मॉन्क का मतलब क्या होता है, जैसे अपने मंदिर में पृष्ठ होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे चर्च के अंदर मॉन्क होते हैं। वहाँ पे क्या था, एक गार्डन था, है ना। उस गार्डन में उन्होंने देखा कि वहाँ पे गार्डन पी प्लांट ग्रो कर रहे थे। कौन से प्लांट? गार्डन पी प्लांट ग्रो कर रहे थे। गार्डन पी जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, याद करना है, इम्पोर्टेंट है। गार्डन पी एक होता है स्वीट पी, कंफ्यूज नहीं हो दोनों के अंदर। यह लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस। स्वीट पी जो मीठा मटर है वो लेथाइरस ओडोरेटस है, गार्डन पी वो पाइसम सटाइवम है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी के ऊपर किए थे, पाइसम सटाइवम के ऊपर किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस प्लांट्स के अंदर कुछ प्लांट्स तो ऐसे थे जो टॉल थे, सम प्लांट्स वर ड्वार्फ, बट नो वन इंटरमीडिएट। वहां पे कोई बीच का प्लांट नहीं था। कैसे? जैसे अपने अंदर है 2 फीट के भी होते हैं, एक 2 फीट के तो नहीं होते, 4 फीट है, 4.5 है, 5 फीट, 5.5, 6, इसमें 5.5, 6, 7 लिटिल बिट वेरिएशन उसके अंदर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि या तो फुल लंबा होगा या फिर फुल ड्वार्फ होगा, नहीं होता ना, डिग्री ऑफ वेरिएशन अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, ये इतने सारे प्लांट्स हैं, उसमें सारे के सारे या तो टोल हैं या फिर सारे के सारे ड्वार्फ हैं, कोई बीच का क्यों नहीं है? जब इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, जब नए प्लांट्स बनता है, तो टॉल और ड्वार्फ के मिलने की वजह से एक बीच का तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। दिमाग में क्वेश्चन चलता है। चलिए फिर एक्सपेरिमेंट कुछ स्टार्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 1856 में 56 से लेकर के 63 हो गए क्या, 7 साल, 1856 से लेकर 63 तक नॉन स्टॉप लगातार 7 साल तक, 7 ईयर्स तक, याद रखना है ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। बर्थ और डेथ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन 56 से 63 7 साल तक उन्होंने लगातार कंटिन्यूसली क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट किस पे किए? गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किए, कैसे किए, वो तो अपन आगे देखेंगे, अभी अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद
1866 के अंदर 1866 के अंदर उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन उसको मिले, जो फाइंडिंग्स मिले, उनको वहाँ की एक ब्रून एक सिटी है, वहाँ की एक लोकल जर्नल था, मैगजीन था, उसके अंदर वो पेपर जो आपने पब्लिश कर दिए, जो भी काम उन्होंने किया, भाई मैंने ये काम किया, ये इसका रिजल्ट आया, पब्लिश कर दिए, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेंडल को वो नेम और फेम जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। रीजन क्या हो सकते हैं, देखिए अपन रीजन की बात करते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी पब्लिश उसने किया था वो पब्लिश एक लोकल न्यूज़पेपर में किया, ठीक है। लोकल न्यूज़पेपर का जो एरिया था जहाँ जहाँ वो जाता था वो बहुत कम था, तो लोगों तक पहली बात पहुँच नहीं पाया। सेकंड, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस समय कम्युनिकेशन था ना वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, यानी लोगों के पास मैसेज पहुंचाने के लिए जो न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया ये बाकी सब होते हैं, ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जितना आज है। आज अपन कुछ भी बनाते हैं उससे पहले ही व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जो भी सोशल साइट्स होते हैं उस पर डाल देते हैं, लोगों को पता चल जाता, वायरल हो जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था। सेकेंड क्या, उसने कुछ जो रूल रेगुलेशन दिए थे उसमें फैक्टर्स की बात उसने की थी। आगे चल के वही फैक्टर्स क्या बने थे, जीन बने थे। और उन्होंने बताया कि जीन जो है वो एक डिस्क्रीट यूनिट है, एक स्टेबल यूनिट है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन उस समय के जो कॉन्टेम्प्रेरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बोले कैसे नहीं होते, हम तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देख रहे हैं। रिवोल्यूशन पढ़ा ना अपन ने अभी डिस्कस किया था, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देख रहे हैं, वो वेरिएशंस एनवायरनमेंट में देख रहे थे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, और आप ये कह रहे हो कि इसमें तो ये डिस्क्रीट यूनिट है फैक्टर, और इसकी वजह यही ट्रेट को, करेक्टर्स को ट्रांसफर करती है, और इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आता, तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और क्या रीजन था, मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट निकला जो काम किस पे कर रहा था, बायोलॉजी के ऊपर। लेकिन इस बायोलॉजी के ये जो ऑब्जर्वेशंस उसके पास आए, इतने सारे जो डाटा आए, उसको हैंडल करने के लिए उसने क्या यूज की, स्टैटिस्टिक्स यूज की, यानी मैथ्स उसने यूज की, जो समझना बाकी जो साइंटिस्ट थे उसके बस की बात नहीं थी। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, समझे ना। यानी उसने वो काम कर दिया जो 100 साल बाद में करना चाहिए था, 100 साल पहले ही कर दिया उसने। यानी उस चीज़ को समझने के लिए उसके वहाँ पे कोई साइंटिस्ट थे ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का जो आदमी है उसको मैथ्स के बारे में तो समझ में नहीं आए ना, उस समय नहीं जानते थे वो मैथ्स, या तो वो मैथ्स जानते थे, लेकिन उस समय ये क्या था, ये बायोलॉजी में इंटरेस्टेड था और मैथ्स उसको अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने क्या किया। और इसी वजह से यही एक इसका रीजन है कि जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। बाकी और भी इसके पैरेलल बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली उनको। रीजन उसका यही था कि उसके पास जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, उसके पास इतने डाटा आ जाते हैं साइंटिस्ट के पास, उसको कि वो हैंडल नहीं कर पाता, वो मिक्स हो जाता सब कुछ, पता ही नहीं लग पाता कि इसे ऑब्जर्वेशन ये आ रहे हैं तो उसके रिजल्ट क्या निकालो। जब क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो थे उनको रखने का मेथड नहीं था उनके पास, दे डू नॉट नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स के बारे में उनको पता ही नहीं था, इसी वजह से वो फेल हो गए, ये पास हो गए। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल को नेम और फेम जीते जीते बेचारे को मिली। मेंडल ने एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, कई सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। बोलेंगे वहाँ पी प्लांट नहीं था इसलिए उसने वही सिलेक्ट किया उसके दिमाग में, नहीं, उसके कुछ रीजंस थे। पी प्लांट है वो एक छोटा प्लांट्स होता है, अपनी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट कर लेता है ना, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, है ना, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल्स होते हैं। अपन ने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में रिप्रोडक्शन के अंदर। इस वजह से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, इसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बायोलॉजी के साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया अपने ऑब्जर्वेशंस को रखने के लिए और वहाँ से कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स निकालने के लिए। इसी वजह से जो मेंडल था वो सक्सेस हुआ।
अब देखो मेंडल ने ये सारा काम कर दिया और बेचारा 56 से 63 काम किया, 66 में पब्लिश कर दिया और 84 में चल बसा। एक उम्र होती है, चल गया तो सारा काम धाम उसके पीछे वही, वो तो काम तो वही छोड़ गया ना, लेके थोड़ी गया था। अब क्या हुआ 1900 के अंदर, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमार्क, शर्मनाक है ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमार्क, 3 अलग अलग साइंटिस्ट, तीनों ने अलग अलग काम किया। और जब वो तीनों मिले कि मैंने ये फाइंडिंग्स की है, ऑब्जर्वेशन निकाला है, रिजल्ट्स निकाला है, मैंने ये निकाला है, यानी तीनों अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे। घूम फिर के जब तीनों एक सामने आते हैं, उन्होंने जब अपने जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे वो साझा किए, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे को ये ऑब्जर्वेशन मिले, मेरे को भी यही मिले। जब इतिहास उठा करके देखा तो बोला भाई अपने तो कुछ नहीं किया है, ये काम तो मेंडल जो है ना वो बहुत पहले कर चुका था, 56 में कर दिया भाई। कितने हो गए 44 हो ना, या 63 में मान लीजिए अपने यहाँ से अपन करें तो 70 30 37 ईयर्स पहले ही कर चुका था वो, अपने कुछ नहीं किया। तो बोले इतिहास उठाया, देखा सारी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन देखे, बोले यही चीज़ अपन को मिली है, यही उनको मिली है। लेकिन नेम और फेम दिलाने का काम बाद में इन्हीं 3 साइंटिस्ट ने किया था। ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड का था, कार्ल कोरेंस जर्मनी का था, इरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया का था। क्या आपको नाम याद नहीं रहता ठीक है, इतना साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखें, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमार्क। तो अपन ये कह सकते हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने एक टर्म्स बनाई है, लेकिन उसका दूसरा मीनिंग्स नहीं निकाले। 1884 में मर गया, लेकिन नेम और फेम कब जा करके मिली उसको, 1900 के अंदर मिली उसको। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि 16 साल बाद, 16 साल हो गए ना, 16 साल बाद में जो मेंडल था ना वो वापस जिंदा हो गया। इसका मतलब नहीं वो खड़ा हो गया वापस, बोले मैं वापस काम करूँगा, है ना। यानी नेम और जो फेम है वो मरने के 16 ईयर्स बाद में 1900 के अंदर उनको मिली थी। किसकी वजह से, इनकी वजह से मिली थी। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि मेंडलिज्म जो है उसको रीडिस्कवर करने का काम किसने किया था, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमार्क ने किया था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। जनरल जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने मेंडल के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब एक्चुअल में मेंडल जो वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उसके बारे में जान लेते हैं। अब उससे जानने से पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स को अपन देख लेते हैं, है ना। क्या क्या टर्म्स आएगी, सारी चीज को अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए अपन पढ़ेंगे इसके बारे में भी, क्रोमोसोम, है ना। अपन पढ़ेंगे डीएनए, जीन, उसके रेफरेंस में बात करेंगे। कैरेक्टर्स बन गए क्या, कैरेक्टर्स। अपन बात करेंगे ट्रेट्स की, अपन बात करेंगे डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट की बात करेंगे। जीन की बात करने के बाद में अपन एक पॉइंट यहीं लिख देते हैं, एलील की बात करेंगे, है ना। होमोजाइगस पढ़ेंगे अपन, है ना। हेटेरोजाइगस के बारे में बात करेंगे। F1 जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और क्या रह गया, जीनोटाइप अपन डिस्कस करेंगे और फिनोटाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, कंसंट्रेट करें अपने माइंड को और कंटिन्यूसली सुनते रहें। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, दिस इज योर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी, है ना। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी। जैसे ही सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने। कंडेंस होकर के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो फटाफट, बोलो समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है,
एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी जब अपन उसको क्रोमेटिन फाइबर्स कह रहे थे, लेकिन जब ये कंडेंस हो गई तो एक पर्टिकुलर इसकी शेप बन गई, अब अपन उसको क्या कह रहे हैं, क्रोमोजोम का नाम दे रहे हैं। बात यहाँ तक समझ में आएगी? ठीक है। ये जो क्रोमोजोम्स है वो नंबर में ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिसको यानी 2n कंडीशंस अपन डिप्लॉइड कंडीशंस कहते हैं सबका। अब ये जो क्रोमोजोम्स है ना, ये किस में होते हैं बेटा, पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पेयर कितने बनेंगे इसमें, 23 पेयर बनेंगे। ठीक है, 23 पेयर प्रेजेंट है, यानी डिप्लॉइड कंडीशन है, जोड़े के अंदर है, 23 पेयर जो है वो पेयर के अंदर है। अब इन पेयर्स को अपन क्या करें, होमोलॉगस क्रोमोजोम का नाम दे रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम। अब ये होमोलॉगस क्रोमोजोम क्या है, इसकी क्या बीमारी है भाई, ये देख लेते हैं पहले। होमोलॉगस क्रोमोजोम का मीनिंग ये है, यूं समझ लीजिए कि ये एक क्रोमोजोम है जो पेयर के अंदर प्रेजेंट है, ये एक पेयर हो गया। ठीक, ये कोई आपका दूसरा पेयर हो गया, यानी ये दूसरा आपका होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गया। ऐसे कितने पेयर हो जाएंगे अपने पास, 23 पेयर हो जाएंगे। राइट, अब ये जो क्रोमोजोम जो है ये इसके ऊपर क्या होते हैं, ये क्रोमोजोम किसके बने होते हैं, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए कि ये क्रोमोजोम था, इसके ऊपर ये डीएनए है। अभी अपन थोड़ा और अंदर चलेंगे। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन। यानी डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होगा, फंक्शनल पार्ट कौन सा होगा कि डीएनए जो है ना उससे क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। पूरी कहानी समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। आपने ये चैप्टर अभी यदि डिटेल के साथ ढंग से समझ लिया है, पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सेम टाइम यही चैप्टर एज इट इज मिलेगा आपको 12th क्लास के अंदर। बायोलॉजी लेंगे, डॉक्टर बनना है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। डीएनए, डीएनए टू आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, यानी अल्टीमेटली एक जो डीएनए है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, अपनी बॉडी की जो भी करैक्टर्स है ना उसको कंट्रोल करता है ना, कि नोज है उसकी शेप कैसी बनानी है, राउंड शेप बनानी है कि आगे से इलोंगेटेड बनानी है ना, ईयर का कैसा बनाना है, बॉडी का कलर कैसा बनाना है, आई का कलर कैसा बनाना है, यानी बॉडी के जितने भी जो फीचर्स होते हैं वो अल्टीमेटली यही कंट्रोल करते हैं प्रोटीन। जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे ही बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे। अब ये देखें कि प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। और अपन क्या कह रहे हैं कि डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट, अब डीएनए के सारे पार्ट तो प्रोटीन नहीं बनाते, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो प्रोटीन वगैरह बनाएंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, जीन कहेंगे बेटा। यानी अल्टीमेटली यदि अपन देखें, देखो अंदर से वहां से बाहर से चले, सेल, सेल के बाद में अपना कहाँ है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाद में क्रोमोजोम है। तो यदि ब्रॉड वे में देखें तो अपन कह सकते हैं कि क्रोमोजोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अंदर और जाएंगे तो अपन को डीएनए मिलेगा, और डीएनए के अंदर भी क्या बात करेंगे अपन, जीन। तो अल्टीमेट जो अपना आंसर आएगा वो क्या है, जीन है। जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाएंगे वो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। बात समझ में आ गई कि यहाँ तक? ठीक है, अब जीन यहाँ भी प्रेजेंट है और इस होमोलोगस क्रोमोजोम है उसमें भी प्रेजेंट है। अब होमोलोगस जो क्रोमोजोम है बेटा, ये एक तो आपको मिला है पापा से और ये एक मिला है मम्मा से। ऐसे जोड़ी बनाते ना भाई। अपन ने क्या देखा था, इधर एग था, इधर आपका क्या था, स्पर्म था। इसमें 23 क्रोमोजोम थे, इसमें भी 23 क्रोमोजोम थे। जब फ्यूजन होकर के जब जाइगोट बना था तो सेल कितनी, नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने बने थे अपने, 46 बने थे। तो 46 में क्या हुए, ये ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गए, ग्रुप बना दिए ने, एक मम्मा का एक पापा का आ जाओ जी, एक नंबर, एक मम्मा का एक पापा का आ जाओ, 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम बना दिए। उसको अपन होमोलोगस क्रोमोजोम कह रहे हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, तो अपना क्रोमोजोम, डीएनए और जीन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आपका ये जो जीन है ना, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसके ऊपर एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे। ठीक है, ये जीन जो है ना, ये क्या कर रहा है, प्लांट के रेफरेंस में लेकर के बात कर रहा हूं। प्लांट का एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर
हाइट। प्लांट का करेक्टर क्या है? हाइट है। अब हाइट में जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो प्लांट टोल हो सकता है या फिर वो प्लांट आपका ड्वार्फ हो सकता है। ये जो टोल और ड्वार्फ है ना, इसको अपन क्या करें? ट्रेट कहते हैं। यानी करेक्टर है वो तो एक हाइट है, उसमें दो वेरिएशंस हो सकते हैं, यानी एक करेक्टर में दो ट्रेट हो सकते हैं, आइदर टोल और द ड्वार्फ। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, जहाँ पे ये जीन होते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को अपन क्या कहते हैं? लोकाई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लोकाई। लोकाई लोकेशन से ही बना है, लोकाई लोकेशन से ही बना है। ठीक। अब मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं कि नोज की जो शेप है ना, वो कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, दोनों एक ही लोकाई पे प्रेजेंट होंगे। तो वो ये लोकाई है, यानी लोकस है, जहां पे ये दोनों जीन्स प्रेजेंट है। ये दोनों जीन मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? नोज की शेप को डिटरमाइन कर रहे हैं। या अपन इधर इसके रेफरेंस में बात करें तो प्लांट की जो हाइट है ना, वो कंट्रोल कर रहे हैं। करेक्टर की बात कर रहा हूं, अभी जीन के रेफरेंस में करेक्टर की बात कर रहा हूं। यानी एक जो जीन है ना, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। किसको कंट्रोल कर रहा है? प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अपन ने पता है कि प्लांट की हाइट तो टोल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। अब देखिए, एक जीन है, उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है। अब वो दो अल्टरनेट फॉर्म्स है ना, वो कैसे कैसे हो सकती है? मान लीजिए ये जो लोकाई वाला है जीन, ये प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, यानी ये टोल प्लांट बनाता है। ठीक है। लेकिन जो पेरेंट्स वाला है, लेकिन जो मम्मा से जो अपने पास आया है, वो क्या बनाता है? ड्वार्फ प्लांट बनाने वाला था जी। लेकिन यहाँ पे जब ये मिलेंगे, तो वहां पे जो प्लांट बन रहा है, वो प्लांट कैसा बन रहा है? टोल प्लांट बन रहा है। समझ आ रही बात? भाई अपने पास ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब अपन क्या करवा रहे हैं, मान लीजिए क्या बोलते हैं, पोलिनेशन अपन करवा रहे हैं। तो एक तरफ से अपने पास क्या आएंगे? पोलन ग्रेन्स आएंगे, और एक तरफ आपकी एग सेल वगैरह होगी। तो एक जो प्लांट है वो तो ड्वार्फ बना रहा है, और एक क्या बना रहा है? टोल बना रहा है। तो अपने पास जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आएंगे, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, तो एक टोल बना रहा है, एक ड्वार्फ बना रहा है, लेकिन रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो क्या बननी चाहिए? मेंडल के अकॉर्डिंग बननी चाहिए इंटरमीडिएट, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनी। वहां से जो प्लांट बना वो कैसा बना बेटा? टोल बना। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है बेटा कि ये तो टोल है और दूसरा वाला भी टोल है, तब क्या बन रहा था प्लांट? वहां पे टोल प्लांट बन रहा था। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्या है? ड्वार्फ है, दोनों ही ड्वार्फ है, तो वहां पे ड्वार्फ बन रहा था। यानी क्या हुआ? यहाँ पे जो जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स है ना, उस फॉर्म्स को अपन क्या करें? एलील का नाम दे रहे हैं। जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स है उसको अपन क्या करें? एलील करें, है ना। तो एक एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो एलील है वो एक्चुअल में किसको कंट्रोल कर रहे हैं बेटा? ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। जीन आपका करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जीन की दो फॉर्म्स हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि करेक्टर की भी दो फॉर्म है, यानी दो ट्रेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो एलील है वो एक्चुअल में ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक टोल को कंट्रोल कर रहा है और एक ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा है। राइट। अब क्या होगा? इसको तो अपन ने एलील कह दिया, यानी एक जीन है उसकी दो एलील है। जनरली दो एलील होती हैं, ज्यादा भी होती हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया? ट्रेट को कंट्रोल किया, या तो वो टोल बनाएगा या फिर ड्वार्फ बनाएगा। अब यदि यहाँ दोनों जगह सेम एलील हो, क्या हो? सेम एलील हो, यानी टोल और टोल वाले यदि दोनों होते हैं, या ड्वार्फ और ड्वार्फ वाले दोनों होते हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशंस कहते हैं। होमोजाइगस का मीनिंग समझ गए क्या? मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ कि ये जो जीन जो है इसकी दो फॉर्म्स हैं, है ना। उसमें जो जीन है उसको अपन टी के नाम से लिखते हैं, और या स्मॉल टी के नाम से लिखते हैं। ये कैपिटल टी अपन ने लिखा है ना, ये तो टोल को कंट्रोल कर रहा है, और स्मॉल टी जो जीन अपन ने लिखा है वो उसका ड्वार्फ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर भी टोल है, इधर भी टोल है, तो दो टीटी बन गए एक जैसे। टीटी हो गया ना, कैपिटल टीटी हो गया ये, या फिर दोनों पे स्मॉल टी हो सकता है, तो स्मॉल टी आ गया। यानी जब दोनों पे
एलील इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तब तो उसको होमोजाइगस कंडीशन अपन कह देंगे। होमो का मतलब समझ गया ना, दोनों एक जैसे। हेटेरो का मीनिंग क्या होगा, एक पे कैपिटल टी होगा, एक पे स्मॉल टी होगा, या फिर इधर स्मॉल टी हो सकता है, उधर कैपिटल टी होगा। हेटेरो का मतलब जब दोनों अलग अलग आएंगे ना, तब अपन उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन कह देंगे। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है बेटा? अपने क्रोमोजोम डिस्कस किया, डीएनए जीन डिस्कस कर लिया, कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया, डोमिनेंट और रिसेसिव हो गया। अब देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस चीज समझ में आ गया आपको? ठीक है, जीन एलील हो गया। अब यहाँ पे जो कैपिटल टी वाला जो अपन ने लिखा है ना, यहाँ पे हुआ क्या कि टोल और ड्वार्फ का अपन ने क्रॉस करवाया है, तो टोल आ रहा है, टोल टोल को क्रॉस करवा रहे हैं, तब टोल आ रहा है, और ड्वार्फ के साथ होता है तो ड्वार्फ आता है। यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि टोल के साथ में ड्वार्फ है तो दोनों एक्सप्रेस नहीं होते, दोनों के करेक्टर्स नहीं आते। किसका करेक्टर आता है? एक का ही करेक्टर आता है, एक ही पेरेंट्स का करेक्टर वहाँ पे एक्सप्रेस होता है। तो जिस पेरेंट्स का करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उस ट्रेट को अपन क्या नाम दे रहे हैं? डोमिनेंट ट्रेट कह रहे हैं। ध्यान से सुनना। और जिसका एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यानी ड्वार्फ का एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसको अपन क्या कह रहे हैं? रेसेसिव ट्रेट का नाम दे रहे हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि डोमिनेंट ट्रेट है वो रेसेसिव को सप्रेस कर देता है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, और डोमिनेंट करेक्टर ही एक्सप्रेस होता है रादर देन रेसेसिव करेक्टर। तो आपका टोल तो यहाँ क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और जो ड्वार्फ है वो क्या हो गया? रेसेसिव ट्रेट हो गया। इन ट्रेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? एलील कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जीन की फॉर्म्स क्या है? एलील है। बात समझ में आई क्या? इसको एक फ्लो चार्ट बनाता है तो मैं छोटा सा, देखिए जीन की दो फॉर्म्स होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक है, ऐसे करेक्टर है, करेक्टर की दो फॉर्म होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। अब ट्रेट आपका डोमिनेंट हो सकता है या फिर रेसेसिव हो सकता है। तो इन डोमिनेंट और रेसेसिव को कंट्रोल एक्चुअल में कौन कर रहा है? ये एलील कंट्रोल करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आएगी नहीं बेटा? ठीक है, और क्या बचा? होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। ठीक है, F1 का मीनिंग ये है कि जब दोनों को अपन क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास जो जनरेशन आती है, फर्स्ट टाइम जो जनरेशन आती है, उसको अपन F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। F का मतलब यहाँ फीलियल से है, फीलियल यानी फर्स्ट जनरेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। देखो प्लांट के अंदर दो टाइप के करेक्टर्स होते हैं। एक होता है फिनोटाइप, यानी जो विजिबल होता है, बाहर से देखकर अपन बता सकते हैं बोले ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट तो टॉल है। इस प्लांट का जो सीड है वो कैसे है? सीड राउंड है या फिर रिंकल्ड है। सीड की शेप की अपन बात कर रहे थे। सीड की साइज़ की बात करें, है ना, तो उसमें सीड की साइज़ की बात करें या फिर शेप की बात करें तो साइज़ है उसमें राउंड और रिंकल भी हो सकता है। सीड के उसमें कलर की अपन बात करें तो उसमें अलग अलग कलर्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही पॉड उसमें होती है, पॉड की शेप साइज़ में अपन चेंजेस दे सकते हैं, फ्लावर के अंदर देख सकते हैं। जो करेक्टर्स बाहर से विजिबल है ना, वो आपके होते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? उसका जेनेटिक मेकअप क्या है? जेनेटिक मेकअप अभी अपन ने जो बनाया था ना टी वाला, ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इसका जेनेटिक मेकअप होता है। तो जेनेटिक मेकअप जो होता है उसको अपन जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट समझ लेना, ये सारी टर्म्स इसी के अंदर समझ आ जाएगी आपको। अपने मेंडल के पास एक प्लांट है, ठीक है ना। एक चीज़ और आ गई यहाँ पे, ये देखो, जो सेक्सेस होते हैं उसको अपन कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो नीचे प्लस लगाते हैं, एक में एरो लगाते हैं। जो प्लस का निशान है ना वो किसका होता है बेटा? खतरे का निशान होता है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एरो का निशान है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट लिया है अपन ने वो टोल प्लांट लिया है। अपन ये कह सकते हैं कि प्योर टोल प्लांट है। और इधर अपन ने लिया है प्योर ड्वार्फ प्लांट। अपन ने तो क्या लिया है? मेंडल ने लिया था, है ना, अपन तो पढ़ रहे हैं उसको। प्योर टोल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। प्योर जो टोल प्लांट है इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशंस होगी। ठीक है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। यहाँ पे भी प्योर ड्वार्फ प्लांट लिखा है, इसका मीनिंग भी ये हुआ कि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशंस मिलेगी। अब अपन बात करें कि जो टोल करेक्टर है वो क्या था? डोमिनेंट था। और रेसेसिव करेक्टर कौन था? ड्वार्फ था। टोल के लिए अपन ने क्या अल्फाबेट यूज किया था? टी। तो मान लीजिए इसका जो जीनोटाइप है वो आपके पास कैपिटल टी है। क्या है? कैपिटल टी। इसकी जो फीमेल है ना, तो फीमेल जर्म सेल होगी। जर्म सेल समझते हैं?
एक सेल होती है सोमेटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। जर्म सेल होती है जो आगे चल करके क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनाती है, वो जर्म सेल होती है। सोमेटिक सेल क्या होती है, जो बॉडी के डेवलपमेंट वगैरह में हेल्प करती है। वहाँ पे माइटोसिस होता है बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, और जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है। माइटोसिस मियोसिस अपन पढ़ चुके हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल टीटी है क्योंकि होमोजाइगस है, प्योर प्लांट है, दोनों जो एलील होंगे वो एक जैसे होंगे। इधर यदि अपन बात करें तो दोनों इधर भी सेम होंगे, लेकिन स्मॉल टीटी होगा रेसेसिव के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा, तो मियोसिस होगा, तो दो टीटी में से एक टीटी आ गया इधर, एक टीटी इधर आ गया। अब ये फीमेल थी ये थी अपने पास मेल, अपने क्या करवाया, दोनों का क्रॉस करवाया, अपने पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे ये जो जनरेशन आती है उसको अपन क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन अपने पास आई है। यहाँ पे अपने पास जो सीड आएंगे उस सीड को अपन ग्रो करवाएंगे और नया प्लांट बनाएंगे। तो नया प्लांट जो बनाएंगे वो प्लांट कैसा होगा बेटा, टॉल होगा, जबकि होना चाहिए कैसा, ये तो टॉल ये ड्वार्फ मिल करके इंटरमीडिएट आना चाहिए, बीच की साइज का आना चाहिए, लेकिन बीच की साइज का नहीं आता है। प्लांट कैसा बनता है, टॉल बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट वन जनरेशन आ गई। यहाँ पे अपन ने क्या करवाया है, क्रॉस पोलिनेशन करवाया है, ठीक है। अब F1 जनरेशन समझ में आएगी जो फर्स्ट टाइम आती है, ये इसका क्या है, जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप ही है। ये दोनों जीनोटाइप कौन सी कंडीशन में बोलो, होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ जो जीनोटाइप आया वो कौन सी कंडीशन में आया, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया। आप मेरे साथ जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं बेटा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ वैसे वैसे बोलते जाइए आप, या फिर लिखते जाइए। अब कौन सा टर्म्स बच गया, F1 जनरेशन हो गया, जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अपने। क्रोमोजोम, डीएनए, जीन, कैरेक्टर्स, उसमें ट्रेट, डोमिनेंट और रेसेसिव, तो ये अपना डोमिनेंट था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये अपने फीमेल है वो टॉल ली थी, मेल अपने ड्वार्फ लिया था, क्या इसको अपन उल्टा करके चेक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेल इधर हो चाहे फीमेल उधर हो। ये कंट्रोल करने वाली जो फैक्टर्स है ना, जो डोमिनेंट जो ट्रेट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डोमिनेंट का क्रॉस किसके साथ आप करवा रहे हो, डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ करवा रहे हो या फिर रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा रहे हो। ये कहानी समझ में आई कि नहीं है बेटा। ये अपने जनरल इंट्रोडक्शन जो थे, जो बार बार टर्म्स काम आएंगे, वो सारी अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे किसकी, कि एक्चुअल में मेंडल ने किया क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और कैसे किए थे, है ना। वो सारे क्रॉसेज अपन पढ़ेंगे इसमें। एक चीज और रह गई वो मैं बता देता हूँ, फिर आपका लेक्चर एंड होने वाला है। यहां पे एक वर्ड आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो और हाइब्रिड क्रॉस, ये लो कहानी समझ में आएगी बेटा। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक, हाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब दो के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा, उसमें दोनों के करेक्टर्स मिक्सअप होंगे। मोनो का मतलब वन, वन का मतलब यहाँ है कि एक ट्रेट, एक करेक्टर ले ले, एक करेक्टर को अपन एक बार में कंसीडर करें ना, अपन क्रॉस करवा रहे। मेंडल का सक्सेस का ये सेकंड रीजन भी था बेटा। एक तो रीजन अपने बायोलॉजी और स्टैटिक्स वाला पढ़ा था ना, मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने 7 करेक्टर्स लिए थे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। 7 करेक्टर्स लिए थे, लेकिन 7 को एक साथ नहीं देखा था उन्हें, बावड़ा हो जाता नहीं तो उसने एक करेक्टर एट ए टाइम लिया था। यानी प्लांट है उसकी हाइट लेनी है तो उसने बाकी चीज को नेग्लेक्ट कर दिया कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, प्लांट की हाइट को ही कंसिडर किया था उसने। तो जब एक करेक्टर को अपन एट ए टाइम लेते हैं और फिर उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो वो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। जब 2 करेक्टर्स को अपन लेकर के क्रॉस करवाते हैं तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। 3 को लेते तो ट्राई होता है, और या अपन कह सकते हैं 1 से ज़्यादा लेता है तो वो पॉली हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी चला जाता है। बात समझ में ना। तो मेंडल का सक्सेस का ये भी रीजन था। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, और ये डाई हाइब्रिड। जब 2 करेक्टर्स को उसने एक साथ कंसिडर किया और क्रॉस करवाया तो उसको अपने क्या नाम दे दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दे दिया। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है, बोलो फटाफट। ठीक, ये अपना फर्स्ट लेक्चर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडलिज्म के बारे में कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे, उन्होंने कैसे काम किया था और क्या लाज दिए थे। राइट, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।